हर साल री एडमिशन के नाम पे करोड़ों करोड़ों की उगाही होती है। इस पे रोक लगना चाहिए। और जो भी सरकारी मास्टर किसी स्कूल में पढ़ाते हैं उनके भी बच्चों का एडमिशन उसी में होना चाहिए। और जिले के जो पदाधिकारी हैं उनके भी बच्चों का एडमिशन सरकारी में ही होना चाहिए। मतलब समझिए कि भू माफिया होता है वैसे ही एजुकेशन माफिया हो गए हैं। बच्चे का एक बार एडमिशन एक स्कूल में हो जाता है तो फिर री एडमिशन के अगले साल जरूरत क्यों पड़ती है? और उसी स्कूल में किताब क्यों मिलता है? ये तो हाल हो गया कि डॉक्टर अपने ही क्लिनिक में दवा का दुकान खोलता है ताकि वो जो दवा लिखेगा उसी के क्लिनिक में ही मिलेगा, उसी के दवा का दुकान में ही मिलेगा। जब समय आता है री एडमिशन का तो बहुत से लोग उग्र होते हैं कि भाई हर साल हमारे बच्चे का री एडमिशन के नाम पे पैसा लिया जाता है, लेकिन सिर्फ चर्चाओं में रह जाता है, कोई आवाज नहीं उठाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं पब्लिक का भी तो दोष है, आवाज नहीं उठा रहा है। पब्लिक आवाज नहीं उठा देता। एक आदमी सोचता है कि हमारे आवाज उठाने से क्या हो जाएगा, बूंदे बूंदे तालाब भरता है ना। तो यहाँ पे लोग का सोच नहीं ना बदलता है बॉस। यहाँ लोग का सोच नहीं बदलता है। और कई पदाधिकारी भी हैं बिहार के जो बिहार में इलाज और शिक्षा पे भरोसा ही नहीं करते हैं। जब यहाँ के अधिकारी और नेता ही भरोसा नहीं करते हैं तो आप और हम कर रहे हैं, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। सही बात। एक डॉक्टर का देखिए उसका तबीयत खराब हो जाएगा तो डॉक्टर अपने से खुद इलाज नहीं करेगा, वो दूसरे जगह जाएगा। वैसे ही बिहार के अगर स्वास्थ्य मंत्री का तबीयत खराब हो जाए तो बिहार में इलाज कराएंगे? नहीं कराएंगे, दिल्ली चले जाएंगे। जो सरकारी कर्मचारी हैं वो खुद अपने बच्चे का एडमिशन कराते हैं सरकारी नहीं कराते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं धर्मेंद्र। अभी आप देखना शुरू कर चुके हैं एनडीटीवी भारत और आज हमारे साथ अपडेट न्यूज बिहार के डायरेक्टर कुंदन पांडे जी मौजूद है। आज हमारी बातचीत होगी इनसे शिक्षा और स्वास्थ्य के लेके। कुंदन जी, एनडीटीवी भारत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुंदन जी, आप शिक्षा के हालात आजकल देख रहे हैं कि मिडिल क्लास के बच्चे प्राइवेट स्कूल से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। आखिर इसका रीजन क्या है? देखिए, बहुत से जो मिडिल क्लास के परिवार हैं, मिडिल परिवार हैं, मिडिल क्लास के, वो लोग फीस और जो री एडमिशन है इससे परेशान हो चुके हैं। और शिक्षा के नाम पे जो अवैध उगाही कर रहे हैं, मतलब समझिए कि भू माफिया होता है वैसे ही एजुकेशन माफिया हो गए हैं। तो ये एजुकेशन माफियाओं के द्वारा ऐसा हालात कर दिया गया है, बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड का ऐसा हालात कर दिया गया है जिससे मिडिल फैमिली भी नहीं बचा है। और उससे परेशान होके लोग अब सरकारी स्कूल के तरफ रुख कर रहे हैं। लेकिन मैं जितने भी अभिभावक हैं, परिजन हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप लोग एकजुट होके इन एजुकेशन माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाइए, ताकि ये नियम बदलनी चाहिए कि आखिर में बच्चे का एक बार एडमिशन एक स्कूल में हो जाता है तो फिर री एडमिशन के अगले साल जरूरत क्यों पड़ती है? और उसी स्कूल में किताब क्यों मिलता है? ये तो हाल हो गया कि डॉक्टर अपने ही क्लिनिक में दवा का दुकान खोलता है ताकि वो जो दवा लिखेगा उसी के क्लिनिक में ही मिलेगा, उसी के दवा का दुकान में ही मिलेगा। बाकी बाहर में आप खोजते रह जाइएगा, बहुत कम चांस रहता है मिलने का। तो ये तो इसी तरह ये एजुकेशन माफिया है, एक जाल बना कर रखे हैं, उससे आप दूर नहीं जा सकते हैं। ड्रेस बदलिए हर साल, उसके बाद किताब बदलिए और किताब आपको उसी में से खरीदना है। उसके बाद कई तरह का फीस आपको देना पड़ता है। कई नाम रख दिए जाते हैं कि ये फीस देना पड़ेगा, वो फीस देना पड़ेगा। मतलब करोड़ों करोड़ों की हर साल अवैध उगाही हो रही है। लेकिन बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है वो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है। सरकार 2005 से दावे करती आ रही है कि एजुकेशन के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, लेकिन कहां? जो बदहाली पहले थी वही बदहाली आज है। कितने लोग सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाते हैं? मिडिल क्लास के लोग सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाते हैं? नहीं पढ़ाते। जो सरकारी कर्मचारी हैं वो खुद अपने बच्चे का एडमिशन कराते हैं सरकारी स्कूल? नहीं कराते हैं। उनके बच्चे बाहर पढ़ेंगे। यहाँ जो गरीब है, जो ये सोचता है कि हम यहीं पे पढ़ा लेंगे बाहर भेज के, आखिर में हम खर्च भी वहां पे देंगे, रख के कैसे पढ़ाएंगे? इसीलिए यहाँ पे मिडिल क्लास के लोग अपने बच्चे का एडमिशन करा लेते हैं प्राइवेट में। और दुख झेलते हुए हर साल वो लोग री एडमिशन कराते हैं, किसी से कर्ज लेके या पहले से पैसा जमा किए रहते हैं और री एडमिशन कराते हैं। ये परंपरा बन गई है।
एक डॉक्टर का देखिए, उसका तबीयत खराब हो जाएगा तो डॉक्टर अपने से खुद इलाज नहीं करेगा, वो दूसरे जगह जाएगा। वैसे ही बिहार के अगर स्वास्थ्य मंत्री का तबीयत खराब हो जाए तो बिहार में इलाज कराएंगे नहीं कराएंगे, दिल्ली चले जाएंगे। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि हमारे बगल के ही जिले के सांसद हैं राधा मोहन सिंह, उनका तबीयत खराब हो गया तो दिल्ली में इलाज करा रहे थे। नीतीश कुमार का आंख का इलाज कराना था तो दिल्ली गए, लालू यादव का इलाज कराना था तो दिल्ली गए। हाँ, ऐसे कई नेता हैं और कई पदाधिकारी भी हैं बिहार के जो बिहार में इलाज और शिक्षा पे भरोसा ही नहीं करते हैं। जब यहाँ के अधिकारी और नेता ही भरोसा नहीं करते हैं तो आप और हम कर रहे हैं, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। सही बात। तो एजुकेशन में सुधार होना चाहिए, और जो एजुकेशन को कमाने का जरिया बना लिए हैं एजुकेशन माफिया, इन पे प्रहार होना चाहिए, इन पे लगाम लगना चाहिए। हर साल री एडमिशन के नाम पे करोड़ों करोड़ों की उगाही होती है, इस पे रोक लगना चाहिए। और जो भी सरकारी मास्टर किसी स्कूल में पढ़ाते हैं उनके भी बच्चों का एडमिशन उसी में होना चाहिए, और जिले के जो पदाधिकारी हैं उनके भी बच्चों का एडमिशन सरकारी में ही होना चाहिए। तब जाके बिहार में शिक्षा का जो बदहाली है उसमें सुधार होगा, और तब लोग भरोसा करेंगे शिक्षा विभाग पे और सरकारी स्कूलों पे। सही बात बोल रहे हैं। लेकिन हर साल जो ये आप री एडमिशन, हर साल बुक के लेके बात बोल रहे हैं, हर साल फी बढ़ रहा है, ये कैसे, इस पे कैसे रोक लगाया जा सकता है? जब तक सरकार ये एजुकेशन माफियाओं पे निगरानी करते हुए एक निगरानी संशोधन करते हुए जब तक इन पे रोक नहीं लगाएगी तब तक ये रुकने वाला नहीं है। और इसका मार हर साल आम पब्लिक झेलते रहेगा और परिवार वाले झेलते रहेंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं पब्लिक का भी तो दोष है, आवाज नहीं उठा रहा है। पब्लिक आवाज नहीं उठा देता। एक आदमी सोचता है कि हमारे आवाज उठाने से क्या हो जाएगा, बूंदे बूंदे तालाब भरता है ना। तो यहाँ पे लोग का सोच नहीं ना बदलता है बॉस, यहाँ लोग का सोच नहीं बदलता है। एक आदमी सोचता है कि हम क्यों जाएंगे सिस्टम से लड़ने, वो आवाज नहीं उठाएगा, उसके चलते वो आवाज नहीं उठाएगा तो उसके कारण कितने लोग पीड़ित हैं, कितने परिजन पीड़ित हैं, ये वो नहीं देख रहा है, इस पे वो आवाज नहीं उठाएगा। जबकि जब समय आता है री एडमिशन का तो बहुत से लोग उग्र होते हैं कि भाई हर साल हमारे बच्चे का री एडमिशन के नाम पे पैसा लिया जाता है, लेकिन सिर्फ चर्चाओं में रह जाता है, कोई आवाज नहीं उठाता है। जैसे कि आप देख लीजिए, आप ही सही हैं, आप ही पे एक मुकदमा हो जाए, चाहे मुकदमा गलत ही क्यों ना है, लेकिन आपके साथ रहने वाले लोग, आपसे जुड़े हुए लोग आपको दोषी मान लेंगे। किसी डॉक्टर के क्लिनिक पे जाइए, अगर डॉक्टर साहब आपको आधा एक घंटा बैठाएंगे नहीं बाहर, भीड़ आप नहीं देखिएगा, डॉक्टर साहब ऐसे ही आपका हाथ पकड़ के या बीमारी आपका पकड़ा जाएगा और ऐसे ही दवा लिख देंगे, तो आपको ही भरोसा नहीं होगा कि डॉक्टर साहब ने मेरा सही इलाज किया। सही बात। तो इन लोगों के अंदर जो मानसिकता जो बरसों से बैठ गई है, इसको बदलने की जरूरत है और इसको बदलना चाहिए। जब ये बदलेगा तभी सिस्टम में सुधार होगा। एक विधायक को आप लोग पार्टी टिकट देती है, आप लोग बैठा देते हैं, उसके बाद वो 4 साल मौज मस्ती करते हैं, अपने क्षेत्र के जो लोग उनके आगे पीछे करने वाले हैं उन्हीं पे उनका ज्यादा प्रभाव रहता है, और आप लोग भूल जाते हैं, आप लोग अपने काम में चले जाते हैं, बाहर जाके दिहाड़ी मजदूरी करते हैं या किसी के खेती गृहस्थी या मजदूरी करके अपना परिवार का खर्चा। लेकिन कितने लोग देखते हैं कि हमारे नेताजी हमारे क्षेत्र के लिए क्या किया। जब बाढ़ आता है, बांध टूट के गांव में पानी घुसता है, तब लोग कहेंगे कि नेताजी काम नहीं किए, क्योंकि उस समय दिखाई देता है, और उससे पहले ये दिखाई नहीं देता है कि नेताजी जीत के गए हैं तो हमारे क्षेत्र के विकास के लिए सदन में आवाज उठाते हैं कि नहीं। अगर ऐसे विधायक को चुनना चाहिए कि जो सदन के पीछे भी बैठा हो, सदन में पीछे भी बैठा हो, तो वहां से अगर चिल्लाए तो स्पीकर महोदय तक उसकी बातों को पहुंचे और उस पर संज्ञान लेके काम होना चाहिए। भ्रष्ट अधिकारी अगर प्रखंड में बैठे हो, अगर मनरेगा में बैठे हो, स्वास्थ्य पीएससी में बैठे हो, तो उन पे
नेताजी की निगरानी रहनी चाहिए। कैसे रहेगा? क्यों आप पीसी नेता आता को है। क्यों पीसी आता है तो इसी का तो मार जनता झेलता है ना। नेताजी तो पीसी खाते हैं, इसके लिए वो विरोध नहीं करेंगे। और एक मान लीजिए 20,000 रुपया या 50,000 या लाख रुपया अगर एक पीएससी देता है, उसके एवज में कितना भ्रष्टाचार होता है आपको मालूम है? कितने लोगों को सरकारी दवा मिलती है, ये कभी नेताजी जाते हैं देखने? कितनी दवाइयां जिला से एक पीएससी को मिलता है, नेताजी जाते हैं देखने? मनरेगा में कितना फंड आता है, किसको किसको योजना के तहत काम दिया गया है, ये नेताजी जाते हैं देखने? प्रखंड में सीओ और बीडीओ के काम और कार्यकाल को देखते हैं कि कितना दिन का कार्यकाल हुआ और इन्होंने क्या क्या काम किया, ये देखते हैं? आंगनबाड़ी सेविकाओं को देखते हैं, सीडीपीओ को देखते हैं? जब आप कमीशन खाने के चक्कर में रहिएगा तो ये सब तो भूल जाइएगा। तो भूल जाइएगा तो भ्रष्टाचार होगा, इसका मतलब आपका क्षेत्र बर्बाद हो रहा है और इसी पे जनता ध्यान नहीं देती है। और वैसे वैसे नेताओं को फिर बैठा देती है पार्टी के नाम पे, जाति के नाम पे, जो 4 साल मलाई चांसते रहते हैं और 1 साल आके आपके सुख दुख मरनी हरनी में सब में शामिल होंगे। लेकिन क्षेत्र के बदलाव से उनका मतलब नहीं है। सिर्फ वो जानते हैं कि जब जरूरत पड़ेगा उस समय हमको चेहरा दिखाना है। 1 साल से हम क्षेत्र में रहेंगे, लोग मेरा चेहरा देख लेंगे और उसके बाद फिर हमको वोट दे देंगे। हम पार्टी के नाम पे टिकट लेके चले आएंगे, हमको वोट दे देंगे। तो जब तक पार्टी और जाति के नाम पे आप लोग जिताते रहिएगा, निकम्मे नेताओं को सदन में भेजने का काम कीजिएगा, तब तक तो अपने क्षेत्र का विकास आप लोग सोच दीजिए कि आपके क्षेत्र का विकास हो, प्रखंड में आपका कोई काम फंसा हो, अधिकारी आपका ना सुनते हो, आप समस्या लेकर जनप्रतिनिधि के पास जाइएगा तो आपके समस्या का समाधान करा दें। इसको तो आपको भूलिए जाना पड़ेगा। क्षेत्र का विकास तो दूर है, अपने खुद का बच्चा का भविष्य भी वो अंधकार में डाल रहा है ना। अपने बच्चे का भविष्य अंधकार में डाल रहे हैं, आपके बुजुर्ग जो हैं उनका भी अंधकार में डाल रहे हैं, अपने आने वाले पीढ़ी के भी भविष्य को अंधकार में डाल रहे हैं। सिर्फ आप नेता से काम नहीं खोज रहे हैं, नेताजी को जाति के नाम पे, पार्टी के नाम पे कुर्सी पे बैठा दे रहे हैं। नेताजी कभी आ गए, वो आपका चेहरा जानते हैं या नहीं जानते हैं, आपका नाम जानते हैं नहीं जानते हैं, कभी हो सकता है कि आपका हाल चाल पूछ दिए, उतने में आप खुश हो गए कि हमारे माननीय हमको जानते हैं, बस कंधा पे हाथ रख दिया, काफी है। इसे इतने पे आपका क्षेत्र का विकास हो गया और आप उसी पे चुप हो गए। या नेताजी के जो चाहने वाले लोग हैं वो आपसे बोल बतिया लिए तो बस उसी पे आप भूल जाइए। भले आपका समस्या होगा, आप कोर्ट के चक्कर लगाते होंगे, प्रखंड का चक्कर लगाते होंगे, जब तक आपका चप्पल घिस नहीं जाता है तब तक आप लोग को नेता भी याद नहीं आता है। और उसके बाद आप लोग नेता के पास जाते हैं तो क्या पता कहीं काम होता है नहीं, ये आप लोग जरूर एकदम समझते हैं।